नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मंगोल राजा चंगेज खान को लेकर कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। एक धारणा यह है कि वो बहुत ही क्रूर राजा था और उसने भारत पर बर्बर हमले किए थे। एक और धारणा है कि वो मुसलमान था और उसने हिंदुओं पर जुल्म सितम किए। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इन धारणाओं के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण क्या कहते हैं। चंगेज खान की कहानी बहुत दिलचस्प है। अथाह दरिद्रता से निकलकर मंगोल साम्राज्य की स्थापना तक का उसको श्रेय दिया जाता है। उसका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर चीन तक फैला हुआ था। उसे इस बात का भी श्रेय दिया जाता है कि वो धार्मिक भेदभाव से दूर था, मगर अपने शत्रुओं के प्रति उसका रवैया बहुत ही बर्बरतापूर्ण रहता था। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर पुनियानी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि चंगेज खान का कहाँ से शुरुआत हुई? कौन था ये? कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया? उस पर जी, आप एक रोशनी डालें। देखिए आज हम जिसको मंगोलिया कहते हैं वो उस प्रकार का राज्य पहले नहीं था। वहाँ बहुत सारी घुमंतु जातियाँ और ट्राइब्स ये रहते थे और उन्हीं के बीच में से जैसे आपने बताया वो बहुत गरीबी से और बहुत कठिन परिस्थितियों से ऊपर आया और उसने जब एक राजा के रूप में अपना रूप धारण किया तो वो एक बहुत चालाक जिसको कहते हैं कुशल सैनिक राजनीतिज्ञ था। वो सेना के संगठन में काफ़ी उसको समझ गहरी थी और उसने अपना राज्य बढ़ाने की कोशिश एक तो पहले मंगोलिया के अंदर जो अलग-अलग ट्राइब्स थे, उनको एक साथ लाया, जो दूसरे छोटों को बड़े अपने साथ मिलाया और इसके आधार पे उसने अपनी सेना खड़ी की और राज्य के दोनों तरफ, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ एड्रियन सी, इसने अपनी सेनाओं को भेजा और उन पर उसने वहाँ एक तो बहुत कत्लेआम किया कई जगह पे लूट-मार की और उसने ये भी देखा, जैसे आपने कहा कि वो एक कोई मुसलमान नहीं था, वो शमन था और वो धर्म के आधार पे कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। जिस भी राज्य को वो हराता था, उसके जो लायक लोग होते थे, क्राफ्ट्समैन जैसे कारीगर और स्वस्थ पुरुष, उनको अपनी सेना में ले लेता था या गुलाम बनाकर अपने राज्य में ले आता था और उसके विस्तार से संपत्ति का भी काफ़ी जमा किया उसने और एक बात है कि वो काफ़ी क्रूर था एक मामले में और जहाँ वो उसको जीत आसानी से नहीं दिखती थी, वहाँ वो आतंक का रास्ता अपनाता था। आतंक के रास्ते में अलग-अलग प्रकार की हिंसा करना और लूट-मार तो ख़ैर राजाओं की उसमें होती है। ये चीज़ों के आधार पे उसने अपने जैसे आपने सही कहा कि उसको आज मंगोलिया का जनक भी कहा जाता है और मेरी एक मित्र गई थी मंगोलिया और उनको वहाँ बहुत हैरानी हुई कि वहाँ के हर एक घर में चंगेज़ खान का फ़ोटो था। तो जहाँ हम उसको इतनी नफ़रत करते हैं मंगोलिया में वो मंगोलिया का जनक माना जाता है और उसने जो पूरे हमले किए थे, वो इन दोनों तरफ थे। जो एक तरफ टर्की का साम्राज्य था, टर्क रूलर्स थे, दूसरी तरफ चाइना में था। पर वो उसने कहीं वहाँ अपना राज्य ज़्यादा जमाया नहीं। उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो लूट-मार करके आना और थोड़े दिन के लिए वहाँ अपनी सत्ता को स्थापित करना। अब जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में पहले तो उसके इस बारे पर में आते हैं तो ये इस पर आते हैं, लेकिन पहले ये 12वीं सदी की बात है। 12वीं जी, सदी के मध्य में चंगेज खान जन्म लेता है। मंगोलिया जिसको आज हम लोग कह रहे हैं, 1161 तकरीबन 1100 70-80 साल, 70 के साल के आसपास वो जीवित रहता है, अपने अभियान चलाता है, उधर चीन में घुसता है, इधर सेंट्रल एशिया में तुर्की 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 की तरफ भी, टर्की की तरफ भी, और भी जो सेंट्रल एशियाई रिपब्लिक्स थे, रिपब्लिक्स क्या कहना चाहिए, वो राज्य थे, किंगडम थे या कबीले थे। उस समय कबीलों के बीच में युद्ध होता था और फिर उस तरह से साम्राज्य। तो ये एक पूरी प्रोसेस कितने वर्षों तक उसने चलाई होगी? तकरीबन 30-40 साल का होगा ये। मेरे ख्याल से देखिए 1161 को उसका जन्म हुआ था और उसका जो इतना बड़ा राज्य चालू हुआ, वो मेरे ख्याल से 12वीं शताब्दी की शुरुआत से ही हुआ। यानी या कहें कि 12वीं शताब्दी के अंत की तरफ से
उसका शुरुआत हुआ और 13वीं शताब्दी के अर्ली पार्ट में यानी 1230 के करीब तक उसका राज्य रहा। तो इतने दरमियान में देखिए उस समय समाज जो था वो कबीले से राज्य सत्ता की ओर जा रहा था। ये एक दूसरी बात है कि उसका मंगोलिया में तो खैर खुद के कबीलाई समाज था, पर आसपास कई सल्तनतें बन गई थी और उसमें कई सल्तनतें उसमें से जो भारत पे बाद में जैसे आएंगे तो टर्की का जो सम्राट थे, टर्की के जो राजा थे, उन्होंने उसमें काफ़ी बड़े क्षेत्र में ईरान, इराक और इवन सिंधु नदी के पश्चिम सिंधु नदी के पश्चिम तक भी वो टर्किश के राजाओं का राज्य था और उतना लंबा था। तो ये इस सब पूरे साम्राज्य में दोनों तरफ से इधर चाइना का तो जो जो पता है हमें, चाइना की तरफ जो हो गया, पर वो उसकी युद्ध कौशल में काफ़ी आगे था और क्रूरता में भी काफ़ी आगे था। तो उसने मतलब एक तरह से यूनिफिकेशन किया ट्राइबल्स का, उसके इलाके में जितनी भी थी उससे अपनी फौज बनाई और फिर दोनों तरफ पूर्व में भी और पश्चिम में भी हमले किए और अपना विस्तार किया और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। अब उसका चरित्र किस तरह का था? आपने बताया कि युद्ध कौशल में तो वो महारत हासिल करता था उसको, और क्या उसकी खामियां थी और क्या खूबियां थी? उसकी खामियां यही थी कि एक जगह उसकी जो क्रूरता थी जिसको हम कहते हैं आतंकी साम्राज्य को खड़ा करना, यानी अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो कोई भी रास्ता अपनाता था और वो कहता था कि वो खुदा की एक तलवार है। वो अपने आप को भी इस रूप में देखता था कि वो एक बहुत पराक्रमी व्यक्ति है और वो खुदा की तलवार के रूप में अपने रैथ ऑफ गॉड इस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता था। और उसकी खामियों में यही था कि जो खुदा की तलवार जब वो कह रहा है तो हम अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दें कि वो मुसलमान नहीं था, इसलिए यहाँ खुदा का मतलब ईश्वर से है, वो अल्लाह से नहीं है। जी। तो वो उसमें खामियां तो यही है कि जहाँ एक तरफ उसका युद्ध कौशल था और दूसरी जगहों पर वो आक्रमण करके ये करता था। उसमें अच्छी बात ये थी कि जो सर्वाइवर थे, जो बच जाते थे, उनमें से अच्छे लोगों को वो अपनी सेना में भी ले लेता था। कईयों को गुलाम बना के और दस्तकारों को अपने राज्य में भी लगाता था। और बाकी जो व्यवस्था थी कि स्त्रियों को गुलाम बनाना, बेचना, खरीदना, वो सब चीज़ें जो उस समय की थी, उसको इसने पूरे मजबूती से यानी एक खराब तरीके से उसने लागू किया। और अच्छी बात यही थी कि इसमें वो कोई धर्म के आधार पे कोई इसको भेदभाव था नहीं, क्योंकि वो खुद एक कबीलाई समाज से आया था और दूसरी जगह कई कई राजा ऐसे आ गए थे जो धर्म के आधार पे जिनका एक धर्म की पहचान मजबूत थी। तो ये शमन धर्म के बारे में थोड़ा बताएंगे, ये क्या प्रकृति पूजक थे, किस तरह के थे? हाँ, ये जो शमन होते हैं, ये एक्चुअली जो पैगंबरीय धर्म है उसके पहले जो अलग 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 कबीले होते हैं या जिसको हम भारत में आदिवासी कहते हैं, उस प्रकार का एक प्राथमिक समाज था जो प्रकृति पूजा करता था और अपने पूर्वजों की पूजा करता था। उसे लगता था कि पूरी जो शक्ति का स्रोत है इनमें है। और धीरे धीरे फिर यहाँ एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना भी बाद में आती गई, क्योंकि ये जब आया तो एक जिसको कहेंगे बाउंड्री के पीरियड में था, जहाँ से वो आदिवासी से एक राज्य सत्ता बादशाहत की तरफ जा रहा था। तो उसकी कल्पना में भी शुरू में ज़्यादा तो वो प्रकृति पूजा और पूर्वजों की पूजा, और धीरे धीरे वो एक ईश्वर की कल्पना मोटे तौर पे आती रह गई और उसको लगा कि ईश्वर उसके पास इस प्रकार की एक बहुत बड़ी शक्ति है जो ईश्वर की शक्ति है। जी। तो चंगेज खान ने अपनी तलवार का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए नहीं किया, किसी का धर्म परिवर्तन के लिए नहीं किया, जिसे वो खुदा की तलवार या स्वॉर्ड ऑफ गॉड कहता था, उसका इस्तेमाल उसने अपने साम्राज्य के विस्तार भर के लिए किया। करेक्ट। उसका मुख्य उद्देश्य वो था कि अपने साम्राज्य का विस्तार हो। और दूसरा एक बात बता दूं आपको, ये जो कबीलाई समाज था, इसको शहरों का आकर्षण था, क्योंकि मंगोलिया में तो उस समय केवल विकास ही हो रहा था, इस प्रकार के शहर नहीं थे। और जो शहर आसपास दूसरे क्षेत्रों में थे, वहाँ के जिसको कह के हम लग्जरी गुड्स, जो सुख सुविधा के साधन वो शहरों में ज़्यादा थे, तो उसके लूटमार में भी उसकी रुचि ज़्यादा थी कि जाके
उसके लोगों को इन चीज़ों में ही रुचि थी और ये चीज़ों के इसको चीज़ों को ज़्यादा वो लूट के आता था। यानी ये जो ट्राइबल समाज था, कबीलाई समाज था, ये शहरों के भी संपर्क में आ रहा था चंगेज़ खान के कारण से। जी, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ हिंदुस्तान में अक्सर ये बात कही जाती है कि मंगोलों के हमले ने बड़ी लूट-पाट की, बड़े कत्ले-आम की। तो क्या चंगेज़ खान से इसकी शुरुआत हुई थी? देखिए, चंगेज़ खान तो भारत आया ही नहीं था। ये पढ़ के मुझे भी बड़ी जब इस पे मैं थोड़ा-सा अध्ययन कर रहा था, तो चंगेज़ खान सिंधु नदी के उस पार तक ही आया था। पर उसमें ऐसा हुआ कि सिंधु नदी के उस पार जो इल्तुतमिश का बेटा था, जलालुद्दीन, वो वहाँ पोस्टेड था। तो उससे उसकी लड़ाई हुई। तो जलालुद्दीन उसमें हार गया। तो जलालुद्दीन ने क्या किया, अपने घोड़े को सिंधु में ले गया और उसने नदी क्रॉस करके इस साइड में आ गया। पर चंगेज़ खान इस तरफ नहीं आया। चंगेज़ खान का ज़्यादा फ़ोकस था कि वो जो टर्किश साम्राज्य है पश्चिम का, उसकी तरफ उसका ज़्यादा फ़ोकस था, तो भारत नहीं आया। पर भारत में उसकी क्रूरता का प्रभाव था। कैसे? कि जब ये सुना कि वो आया है सिंधु नदी के पश्चिमी तट तक, तो यहाँ एक प्रकार का कोलाहल मच गया और देश में कई भागों के जो लोग थे, पूंजीपति पूंजीपति मतलब धनी लोग और विद्वान लोग और वो सब दिल्ली आने लग गए कि भाई यहाँ शायद सुरक्षा ज़्यादा होगी। तो दिल्ली एक प्रकार से उस समय वहाँ से इस्लाम का केंद्र बन गया। पर इल्तुतमिश क्योंकि वहाँ जो पहले राज करता था, उसने और उसका एक ही उद्देश्य था कि खुद को हम बचा के रखें। पर जो ये है कि चंगेज़ खान ने बहुत लूट-मार की, वो भारत में नहीं की। उसने लूट-मार की, पर सिंधु नदी के इस पार वो आया ही नहीं। अब उसके अलग-अलग कारण होंगे, उसको लगा होगा कि भाई जो दूसरा साम्राज्य है, टर्की टर्की का जो साम्राज्य है पश्चिम की तरफ, उसकी तरफ वो ज़्यादा गया। तो भारत में उसके आने का सवाल ही भारत में लूट-मार करने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब उस ज़माने में भी भारत में उसकी क्रूरता के चर्चे थे और बिल्कुल, एक आतंक था कि अगर वो आएगा तो मार-काट करेगा और इस वजह से सहम गए थे लोग और दिल्ली की तरफ पलायन कर गए थे कि यहाँ चूँकि उस समय सल्तनत थी, तो वहाँ एक संरक्षण मिल सकता है। ये एक भावना थी वहाँ। ये 1221 के बाद ज़्यादा हुई। 1221 में जब वो सिंधु नदी के पश्चिमी तट तक आया, तो लोगों को लगा तो भई ये इस तरफ भी आ जाएगा क्योंकि सिंधु नदी को पार करना राजा लोग तो करते ही रहे हैं। पर समहाउ उसका पता नहीं जो भी उसका कैलकुलेशन होगा, उसका जो भी गणित होगा, तो उसने पहले तो चाइना को भी काफ़ी प्लंडर काफ़ी लूटा था और इस तरफ उसको लगा कि ये उसके उसके सोचने का तरीका है। वो इसलिए उसने सिंधु नदी को पार करके इस तरफ भारत में नहीं आया और वही जो फ़र्क है, जलालुद्दीन जो इल्तुतमिश का बेटा था, वो बराबर वापस अपने घर आ गया। घर मतलब जो भी सल्तनत के पास जाके आया और ये चंगेज़ खान उधर ही रह गया। तो हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि उसने जिस प्रकार से क्रूरता से और कुछ आतंक के रास्ते अपनाए, तो उसकी चर्चा भारत में काफ़ी थी। इसीलिए देश के अलग भागों से लोग अपने-अपने घर छोड़कर दिल्ली पलायन करने लग गए। उनको लगा शायद हमारी सुरक्षा वहाँ ज़्यादा होगी। पर ये वहीं तक बात सीमित रही, वो भारत में सिंधु नदी के इस पार आया ही नहीं। तो ये चंगेज़ खान के जो उत्तराधिकारी रहे होंगे, फिर उसके बाद उनका सिलसिला शुरू होगा 13वीं शताब्दी के अंत के दौर में। उन्होंने फिर दिल्ली या हिंदुस्तान का रुख किया होगा, यहाँ हमले किए होंगे, लेकिन चंगेज़ खान सिंधु नदी के उसी तट से वापस चला गया। जी, जी। बाद में तो ख़ैर उसके जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने मंगोलिया को भी विस्तृत किया, क्योंकि जैसे मैंने बताया मंगोल पहले बिखरे हुए थे और वो बिखरे हुए लोगों को जैसे इसने एक बार साथ मिलाया, इसलिए उसको मंगोलिया का पिता भी कहा जाता है और बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने उस प्रकार से शासन किया, जिसमें वो उसी क्षेत्र में रिस्ट्रिक्टेड ज़्यादा रहे, क्योंकि इधर से जो टर्की का एम्पायर था, वो भी बढ़ने लग गया था 12वीं-13वीं शताब्दी तक। तो बाद में तो हालात अलग प्रकार से ही हो गए थे। तो मतलब 2 धारणाएँ जो हम लोगों के दिमाग में बैठी हुई थी। एक कि चंगेज़ खान ने भारत आकर काफ़ी लूट-पाट, मार-काट की, वो सही नहीं है, वो भारत आया ही नहीं था। और दूसरा चूँकि उसके नाम के आगे खान लगा है, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि वो मुसलमान था। खान एक जी, तरह का वहाँ टाइटल रहा होगा
किसी एक कबीले का कुछ वो रहा होगा, जो उसने, और उसका नाम भी पहले ये नहीं था। बचपन में उसका नाम दूसरा था, बाद में उसने ये नाम स्वीकार किया था और फिर ये नाम रख लिया था। तो उस नाम से वो फिर चर्चित हुआ। अब ये है कि हमारे मुल्क में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम के आगे खान है, और उससे हम लोग ये लगाते हैं अंदाजा कि वो मुस्लिम होंगे। लेकिन बहुत सारे हिंदू हैं जो जिनके नामों के आगे खान लगा होता है, और वो टाइटल होता है एक तरह का। तो ये गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए। मेरे कुछ मित्र हैं जो जिनके नाम सरनेम खान है, तो ये भी है। तो खान के नाम से किसी को ये अंदाज़ा नहीं लग सकता कि वो मुसलमान ही था। और कोई ख़ास बात आप ऐड करना चाहें? वही आपने जो आखिरी बात कही, कई सरनेम्स ऐसे हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों में हैं। जैसे आप देखिए पटेल है, ऐसे और जो प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए नाम हैं, मुकादम है, ये दोनों में मिलता है आपको और उसमें कन्फ्यूज़न होता है। कई लोग मान के चलते हैं कि भई अगर पटेल है तो हिंदू ही होगा, पर बहुत सारे पटेल आपको मुस्लिम भी मिलेंगे। हाँ, और ख़ास तौर से मुझे ये पढ़ते हुए खुद भी बहुत आश्चर्य हुआ कि वो भारत नहीं आया था। भारत नहीं आया था और उसके बारे में चर्चा इतनी हुई क्योंकि नाम में खान लगा था, तो बदनाम करने में थोड़ा मज़ा भी आता है। यहाँ जो जिस प्रकार से यहाँ की सामाजिक अवधारणाएँ बनी हुई है, उसमें वो आसान भी पड़ता है। हाँ, देखो एक और मुसलमान भी आया था जो यहाँ लूट के चला गया, पर वो ना मुसलमान था, ना उसने यहाँ आने की ज़रूरत की, तो वहीं उसका एक मज़ेदार चैप्टर खत्म होता है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी, इस बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार।